तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 4 के अगले एपिसोड्स के बारे में। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि कार्ल क्यूब को हल करते ही तुरंत निपट गया है और आज कार्ल के लिए एक अंतिम संस्कार जेल के अंदर आयोजित किया जाता है, जिसमें टैंडी अनिश्चित होता है कि कार्ल को कैसे मारा गया था। अंतिम संस्कार के दौरान गेल स्वीकार करती है कि वह वायरस के बाद से वो कितनी खुश है और समय के साथ अब टैंडी कैसे बदल गया है। तब टैंडी सबका मददगार बनने का फैसला करता है। बाद में रात को टैंडी और गेल ने शराब पीते हुए बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं और बातों ही बातों में गेल उसके हाथ पर हाथ रख देती है। तब वो उसे बताती कि वे दोस्तों से कहीं ज्यादा हैं, जिससे वो इसे एक इशारा मानता है कि गेल उसके साथ मैच खेलने के लिए राजी हो गई है, पर वह बाद में उससे इस बारे में बात करता है। और अब कैरल और गेल दोनों का मानना है कि टैंडी ने उस बात को गलत समझा, जिस कारण गेल वहां से उसके मुंह पर गधा कहते हुए चली जाती है और टैंडी कैरल को बताता है कि गेल अपनी भावना पर काबू पा लेगी। इस बीच टॉड मेलिसा पर जैस्पर के ठिकाने के बारे में नहीं बताने के लिए नाराज है। टॉड की मांग है कि मेलिसा उसे जैस्पर के पास ले आए, लेकिन जब वह नहीं कहती है तो वो उसके जाने के दौरान टॉड उसकी कार के पीछे सवारी करता है। मेलिसा जैस्पर के साथ खूब बातें करती है, लेकिन अभी जैस्पर उसके साथ आने से मना करता है। तब मेलिसा जाने के दौरान वो टॉड को खोज लेती है। तब टॉड ने स्वीकार किया कि अब उसके पिता होने की संभावना समाप्त हो गई है। हालांकि तब मेलिसा टॉड को अनुमति देती है कि वह एक बच्चा पैदा कर सकता है। जब मेलिसा टॉड से कहती है कि वह मां नहीं बनना चाहती, तब टॉड पागल होने लगता है। तब अपने बच्चे के लिए वे एरिका के पास जाने का फैसला करते हैं, पर टॉड का बच्चा अपने पेट में पालने में एरिका कुछ खास पसंद नहीं करती, जिस कारण टॉड एक गहरे अवसाद में पड़ जाता है। इस बीच टैंडी और कैरल एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं और कैरल के हाल ही में जन्मे हुए बच्चों के जन्म के कारण वे दोनों अपनी मैच खेलने से पहले गेल से चिकित्सकीय सलाह मांगने जाते हैं। तब गेल बताती है कि आमतौर पर ऐसे हालात में मैच को रद्द ही कर दिया जाता है, लेकिन गेल उनके मैच के ओवरकम करते हुए उनको मैच खेलने की अनुमति देती है, जिससे दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ मेलिसा कई तरह की चीजों के साथ टॉड को खुश करने का प्रयास करती है और उसे एक मॉडल ट्रेन सेट में रुचि हो जाती है। और अब 6 से 7 महीनों के दौरान टॉड अब अकेला ही रहता है, क्योंकि वह एक बड़ी विस्तारित ट्रेन लाइन पर काम करता है और कैरल अपनी दूसरी गर्भावस्था में है, जिसे उसने टॉड से गुप्त रखा है। जब टैंडी और कैरल सच बताने का फैसला करते हैं तो टॉड अपने पूरे ट्रेन सेटअप को नष्ट कर देता है, जिसके बाद वो अपने लंबे बालों को काटकर और समूह से माफी मांगकर अपनी उदास स्थिति से बाहर आता है। तब एरिका ने खुद फैसला किया कि वो टॉड से एक बच्चा चाहती है ताकि वो डॉन का एक भाई हो सके। इस बीच कैरल को संदेह होता है कि एक नया अजनबी उसके अंदर के ताजा मल के साथ एक बैग की खोज के बाद पास में रह सकता है, पर समूह का अनुमान है कि यह जैस्पर ही हो सकता है। कहीं और एक रहस्यमय आदमी जिहुआता ने जो शहर की ओर जाता है। जब कैरल को बाद में रात में कुछ सुनाई देता है तो टैंडी जांच करता है, पर उसे कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन जब टैंडी सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका आधा चेहरा मुंडा हुआ है, जिससे उसे पता चलता है कि माइक वापस आ चुका है। थोड़ी यहाँ वहाँ पर छानबीन करने के बाद टैंडी को एक परिचित धुन सुनाई देती है, जिस कारण वो मास्टरबेटोरियम की तरफ जाता है, जहाँ टैंडी टीवी पर फॉलिंग स्लोली देखने लगता है और माइक उसके पीछे से आकर गाने को गाने लगता है, जहाँ दोनों भाई फिर से फॉलिंग स्लोली सॉन्ग को गाते हुए मिलते हैं। थोड़ी देर बाद माइक सबको बताता है कि वह वायरस से संक्रमित नहीं था, लेकिन वो अंतरिक्ष में होने के कारण से वो कमजोर शरीर से वो निरंतर बीमार रहने लगा था। जिसके बाद माइक कहता है कि वो मालिबू भी गया था उन्हें तलाशने, लेकिन हवेली को सुनसान पाया। इसके अलावा टक्सन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि माइक के लिए छोड़ा गया नोट उसके दरवाजे से गिर गया था, जिस कारण उसे कोई संकेत नहीं मिला कि टैंडी उसे मिलने आया था। वर्तमान में टैंडी और कैरल माइक को अपनी भतीजी से मिलवाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश दिखाई पड़ता है। तब माइक टैंडी को उसके बॉल फ्रेंड्स से मिलाता है, जिससे वो उन्हें देखकर माइक को बताता है कि उसने उन्हें कितना याद किया और फ्रेंड्स का भी कहना है कि याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। माइक की बनाई हुई गाड़ी को देखते माइक उसे अपने ट्रक में थर्मल इमेजिंग मशीन को दिखा रहा है, जिस पर मानव या प्राणी के संकेत देखे जा सकते हैं। इस बीच रात को सब लोग अपने अपने कमरों में वापस चले जाते हैं और माइक को लगता है वो अब भी कितना अकेला है, लेकिन माइक को पता चलता है कि उसके थर्मल इमेजिंग मशीन पर कुछ हलचल होने लगी है, जिससे वह आश्चर्य करने लगा है। अगली सुबह टैंडी कैरल के साथ में गाने का प्रयास करता है, लेकिन पाता है कि माइक के बिना ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी भी गाने को कैरल जिंगल बेल से जोड़ देती है। तब माइक अपनी थर्मल इमेजिंग मशीन पर एक बड़े निशान की खोज करने पर सबको बताता है। तब माइक ने घोषणा की कि वह जांच के लिए जा रहा है, लेकिन टैंडी उससे नाराज हो जाता है।
क्योंकि साल बाद माइक फिर से उसे मिला है और वो उसे फिर से कहीं पर अकेले जाने नहीं देने वाला है। दोनों की बातों के अंत में माइक को हार माननी पड़ती है, लेकिन रात को चुपचाप माइक निकलते समय उसे पता चलता है कि टैंडी ट्रक के सामने लेटकर उसके प्लान का उसे पहले ही पता चल गया था, जिस कारण वो उसे रोकने का प्रयास करता है। तब दोनों भाई एक दूसरे पर आरोप करने लगते हैं कि कब वो दोनों एक दूसरे के कामों के बीच टांग अड़ाना बंद करेंगे। तब हर बार लगातार माइक उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन पुरानी फिल्मों की तरह टैंडी माइक को जाने देने से मना करता है, यह कहते हुए कि वह जाना चाहता है तो उसे कुचल कर चला जाए। तब दोनों भाई चिल्लाने लगे हैं और माइक को एक बार फिर से हार माननी पड़ी है। तब माइक रहने के लिए सहमत हो जाता है। सुबह में टैंडी माइक के ट्रक की चाबी को छुपा देता है और माइक के उससे पूछने पर कुछ इस तरह का अंदाज टैंडी पेश करता है, जिसके बाद दोनों भाई एक बड़ी गेंद के साथ पुतलों को गिराते हुए मस्ती करने लगे हैं। तब रात को टैंडी माइक को उसकी भतीजियों को दिखाता है और माइक को बताता है कि अब जीवन बेहतर हो चुका है, लेकिन रात में माइक उसकी चाबी वापस चुरा लेता है और टैंडी उसे इस हरकत में पकड़ लेता है। अब माइक स्वीकार करता है कि वो टैंडी से ईर्ष्या करता है, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। तब वो उसे बताता है कि उसके लिए रहस्यमय संकेत की खोज करना एकमात्र मौका है। इस बीच टॉड और एरिका को अपने भविष्य के बच्चे के लिए उसके कमरे में नीले रंग की ट्रिम के साथ दीवारों को पीला बनाने के लिए समझौता करते हैं। दूसरी तरफ कैरल ने टैंडी को माइक के साथ रहस्यमय हलचल की जांच करने की अनुमति दी है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों साथ में सफर को शुरू करे, टैंडी माइक से बाल कटवाता है, जिसके बाद टैंडी कैरल को अलविदा कहता है और माइक के साथ उसके खोज में शामिल हो जाता है। इस बीच टॉड को दीवार पर कील ठोकते समय कमरे में एक मृत शरीर का पता चलता है। टैंडी और माइक डिवाइस पर रहस्यमय हलचल की जांच करने के लिए वह निकल पड़े हैं, पर जाते समय वह रास्ते में बकरियों के एक समूह की खोज करते हैं और अब टैंडी एक नर और मादा बकरी को अपने साथ घर पर ले जाने का निर्णय लेता है। लेकिन जैसे ही वे अपनी डिवाइस के बताए हुए निश्चित जगह पर वे पहुंचते हैं, तो स्थान पूरी तरह से उन्हें सुनसान दिखाई पड़ता है, जिससे माइक को सिर्फ निराशा ही हासिल होती है। लेकिन घर वापस निकलते समय टैंडी ने माइक के साथ अपने आत्महत्या के प्रयास के बारे में चर्चा की और बताया कि कैसे उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तब टैंडी ने माइक को अब बकरियों के साथ प्यार करने और दूसरा गाना गाने के बारे में चिढ़ाकर उसका उत्साह फिर से बढ़ाया। इस बीच टॉड दीवार में रहस्यमय मृत शरीर की जांच करता है और दीवार की दूसरी तरफ में कुछ देखते हुए टॉड आश्चर्यचकित रह गया है। तब टॉड समूह को अपने अनोखे काम का प्रदर्शन दिखाता है, जिसमें अब लाशें रूम के अंदर सजी हुई दिखाई पड़ती है और दीवार की दूसरी तरफ में कई और बंदूकें, ग्रेनेड भी है। तब मेलिसा गैल को कोकीन दिखाती है और गैल का जवाब आता है कि कड़क है बॉस, अंदर लाखों डॉलर के ढेर की खोज भी की जाती है। और मेलिसा को पता चलता है कि बम आज भी काम करने की स्थिति में है। तब वे बाकी हवेली की खोज करने और पियानो में लोडेड बम सहित अधिक छिपे हुए खतरों की खोज करने का निर्णय लेते हैं, जो फट जाता है। अब टैंडी और माइक हवेली में लौटते हैं और डिवाइस से फिर से कुछ संकेत दिखाई पड़ते हैं और यह पता चला कि भूमिगत बंकर से मास्क में कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ टैंडी और समूह अब अपने पुराने घर को अलविदा कहते हैं और शेष बकरियों के पास तपचला जाने की अपनी योजना के साथ अलविदा कहते हैं। तब टैंडी घर में विस्फोट के साथ एक दुर्घटना में अपनी लाई 2 बकरियों को मारता है और मेलिसा और टॉड जैस्पर के लिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार छोड़ते हैं। अपने सफर पर ट्रक के साथ घर का डिब्बा जोड़ते हुए अब वे निकल पड़ते हैं। जब वे तपचला पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बकरियां अब वहां से गायब हैं। तब टैंडी और माइक उन्हें खोजने के लिए जाने लगते हैं। तब वे पास में ही एक घर की खोज करते हैं। उस रात बाद में टैंडी अपने रोबोट कुत्ते क्लैंसी को टहलने के लिए ले जाता है। वह उस घर में लौटता है और कुछ समय वहां बिताता है, पर वह अब पाता है कि क्लैंसी की बैटरी भी अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जब वह क्लैंसी के लिए कब्र खोदता है तो वह देखता है कि एक असली कुत्ता क्लैंसी पर भौंक रहा है, जिसे देख टैंडी उसे हैरानी से देखता है, लेकिन वह भाग जाता है। अगले दिन सब लोग इस बात से खुश है कि बकरियां वापस आ चुकी हैं। तब टैंडी क्लेसी के लिए अब भी निराश है, जिस कारण वो अपने लिए भी भविष्य की कब्र खोदता है। वह बताता है कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो ताज़ा खाद्य तपचला में है। तब टैंडी और समूह तपचला में रहने का फैसला करते हैं और अब टैंडी ट्रक से घर का डिब्बा काट देता है और माइक को बाहर जाने और अपनी खुशी खोजने के लिए चाबी देता है। वह तब एक विदाई उपहार के रूप में अपने बाल काट देता है और माइक उसे अपने बगल के बाल देता है, जिसके बाद टैंडी घर पर लौटता है और अपनी खुशी व्यक्त करता है। लेकिन टॉड और गैल किसी ताज़ा खबर के साथ उन्हें बाहर बुलाते हैं और अब टैंडी की खुशी जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि समूह खुद को भूमिगत बंकर के लोगों से घिरा हुआ पाता है। और इसी के साथ सीजन 4 यहाँ पर खत्म होता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।